अमीर और गरीब सहेली की नंद। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो आज 15 दिन की पगार मालकिन से ले लूंगी और पिताजी की दवाई और माँ के लिए एक नई साड़ी। उनका जन्मदिन जो है, कब तक पुरानी साड़ी पहनती रहेंगी। अरे ओ चंदा, चंदा, तूने घर का सारा काम कर लिया तो मेरे लिए कॉफी भी बना दे। जी मालकिन, अभी लाई बनाकर। फिर चंदा कॉफी बनाकर अपनी मालकिन को दे देती है। मालकिन, कॉफी पी लीजिए, और मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। एक बात और मालकिन जी, क्या मुझे 15 दिन की पगार मिल सकती है? वो क्या है ना, मुझे पिताजी के लिए दवाई लेकर आनी थी। ठीक है, ये लो पैसे। कल आओगी तो सबसे पहले सारे कपड़े धो देना। जी मालकिन, मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर चंदा अपने पिताजी के लिए दवाई और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर घर ले जाती है, जिसे देखकर उसके माता पिता कहते हैं, तू मेरी इतनी महंगी दवाई कैसे ले आई और अपनी माँ के लिए साड़ी कैसे ले आई? ये तो बहुत महंगी होंगी। ओहो, आप दोनों इतनी चिंता क्यों करते हैं? आज माँ का जन्मदिन था और आपकी दवाई जरूरी थी, इसलिए मैं ये ले आई। ये मुझे कॉलेज में कंपटीशन जीतने पर मिले हैं। अच्छा ठीक है, आजा आजा, बैठ जा, खाना खा ले। फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन वो कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी अमीर फ्रेंड शिवानी अपने नए ब्रांडेड आउटफिट को दिखाते हुए कहती है, चंदा देख तो मेरी न्यू ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, खास जारा से लेकर आई हूँ, और फिर जिमी चू की हाई हील्स भी तो हैं। तू सोच भी नहीं सकती कितना महंगा होता है। लाखों रुपए मेरे खर्च हो जाते सिर्फ 3-4 चीज लाने में ही। तू अफोर्ड नहीं कर सकती ना, इसलिए देख ले। सही कह रही है तू, मैं गरीब हूँ और मेरे गरीब माता पिता की तबीयत खराब रहती है। हम मुश्किल से गुजारा कर लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मेरे माता पिता आज तंदुरुस्त और खुश होते। ओफो, अपनी घिसी पिटी बातें बोलना बंद कर और क्लास में चल। तेरी इमोशनल बातें सुनकर मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर दोनों सहेली क्लास में चली जाती हैं। दरअसल चंदा के गरीब होने की बात भी शिवानी, जो कि अमीर थी, उसकी दोस्त बनती है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने कॉलेज के असाइनमेंट या कुछ दूसरा काम उससे निकलवा सके। लेकिन चंदा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो दिल से शिवानी को अपनी सहेली मानती थी। उसके बावजूद भी शिवानी हमेशा पैसों का रौब चंदा को दिखाया करती थी। कुछ समय बाद दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। चंदा अपने गरीब ससुराल में बहुत खुश थी, सबका ख्याल रखती थी। वहीं शिवानी अपने ससुराल में कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि उसमें पैसों का घमंड था, तो वह अक्सर अपनी घमंडी और अमीर नंद से लड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन चंदा खाना बना रही थी। उसका सर चकराने लगता है तो नंद पूर्वी कहती है, अरे अरे भाभी, अचानक से आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज खाना मैं बना दूंगी। अरे नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाभी, प्यार से मान जाइए। खाना मैं बनाऊंगी, वरना कभी मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगी, आपकी एक नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप कर लो। अरे वाह, मेरी दोनों बिटियां कितने प्यार से रहती हैं, नजर ना लगे। अगर हर घर में तुम दोनों जैसी बहू बेटी हो तो कहीं लड़ाई ना हो। वो तो है माँ जी। फिर चंदा बैठ जाती है और उसकी प्यारी नंद उसके लिए खाना बनाती है। सास लक्ष्मी उसके सिर की मालिश कर देती है। देखा जाए तो चंदा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी की उसकी नंद सलोनी के साथ खिटपिट होती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी नेल पेंट लगाकर टीवी देख रही थी, तभी सलोनी कहती है, ओ हेलो भाभी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए सैंडविच बना दीजिए। दीदी, आपको दिखाई नहीं देता है कि मैं नेल पेंट लगाकर बैठी हूँ? अभी मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, और नौकर है ना इस घर में, तो आप मुझे क्यों बोल रही हैं? अब क्या भाभी, मैं नौकरों के हाथ से सैंडविच बनाकर खाऊंगी? आप किस लिए हो? कितना इतरा रही हो? शादी को हुए अभी 2 महीने नहीं हुए, और इस सस्ती सी नेल पेंट के लिए आप मुझे भूखा रखोगी? दोबारा लगा लेना। एक्सक्यूज मी दीदी, आप अब हद पार कर रही हैं। ये कोई सस्ती सी नहीं है, और मेरा क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा दोबारा से नेल पेंट लगाने में। बस करो तुम नंद भाभी, कितना लड़ रही हो। कान पक गए हैं तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। किसी में भी सब्र नहीं है। रामू काका, जरा एक सैंडविच बना दीजिए। तुम दोनों में कोई क्लास है या नहीं? सुमित्रा आती है, तब जाकर दोनों शांत होती हैं। नंद भाभी का झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि दोनों को अमीर होने का घमंड था।
वहीं एक दिन दोनों अमीर गरीब सहेलियां रास्ते में टकरा जाती हैं। फिर शिवानी कार से निकलती है। अरे चंदा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा तो पास में ही ससुराल है। तेरा भी ससुराल यही है क्या? हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? पता है मेरी शादी में कितने लाख रुपए के कार्ड बटे थे, कितनी अच्छी केटरिंग हुई थी और लोगों को महंगा सा रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। बैंक्वेट में शादी हुई थी। और तेरी कैसी हुई? मेरी में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी शादी हुई थी मेरी तो। हाँ, तू गरीब है ना इसीलिए। और बता, ससुराल में सब कैसे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। मेरी सास, नंद, पति, घर के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते, काम तक नहीं करने देते। तू बता, तेरा ससुराल कैसा है? अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और ये इतनी खुश है। और एक मेरी नंद है जो मुझसे लड़ती रहती है। क्यों ना मैं इसे परेशान करने के लिए अपने घर पर नौकरानी बना लूं। अच्छा सुन चंदा, मेरे घर में थोड़ा काम बढ़ गया है, कोई नौकर मिल नहीं रहा है। अगर तू मेरे घर में काम कर लेती तो मैं तुझे पगार दे देती। माफ करना शिवानी, मुझे घर में सबका ख्याल रखना है तो अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा चलती हूँ। ये सुनकर शिवानी को गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद परेशान होकर चंदा का पति शिवा कहता है, चंदा मुझे माफ करना, मेरा काम यहाँ पर ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं अपने एक दोस्त के साथ शहर में काम की तलाश करने जा रहा हूँ। पगार मिलते ही भेज दूंगा, जब तक तुम संभालना। जी आप चिंता मत कीजिए। फिर शिवा अगले दिन ही शहर चला जाता है। हफ्ता बीत जाता है। अब चंदा घर का खर्चा नहीं चला पा रही थी और अचानक से उसे शिवानी की बात याद आ जाती है और वो उसके घर पर नौकरानी का काम करने पहुंच जाती है। ये देखकर शिवानी को बहुत खुशी होती है और वो अपने घर का सारा काम करवाती है। इस बीच रोज सुबह शाम चंदा की नंद पूर्वी उसे खाना देने और लेने आया करती थी। ये सब होता हुआ शिवानी देखा करती थी। फिर एक दिन, क्या बात है चंदा, तुम्हारी नंद इतनी फ्री होती है कि तुम्हें खाना देने भी आती है? तुम्हारा काम खत्म होने के बाद बाहर तुम्हारा इंतजार करती है। नहीं शिवानी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी बहुत फिक्र करती है, इसलिए मुझे लेने आती है और खाना भी मेरे साथ ही खाती है। सच कहूँ तो वो एक बहन जैसी है। तुम्हारे साथ भी तुम्हारी नंद का यही रिश्ता होगा ना? चंदा के इतना कहते ही सलोनी शिवानी के पास आते ही चिल्लाती है, भाभी, आपको तमीज और शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुच्ची का परफ्यूम लेने की? आप जानती भी हैं लाखों रुपए का था वो, और आपने इसकी बोतल तोड़ दी। सो व्हाट? बोतल तोड़ी है ना, दोबारा आ जाएगी। पैसों की कमी थोड़े है, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? क्यों ना हूं हाइपर, मेरी चीज को मुझसे बिना पूछे छुआ ही क्यों? यही मैनर्स आते हैं आपको? दोनों बहुत लड़ती हैं। चंदा चुप कराने की कोशिश करती है, दोनों ही नहीं सुनती। फिर सुमित्रा आकर दोनों को चमकाती है, नालायकों, एक तुम दोनों हो जिनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है। कम से कम ये देख लिया करो कि तुम किसके सामने लड़ रहे हो। माफ कीजिए माँ जी, इसमें दीदी की गलती है, मेरी नहीं। देखा माँ, ये कैसे बोल रही है? तभी पूर्वी आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दीदी। शाम के 6 बज गए हैं, क्या भाभी अब जा सकती हैं? भाभी आपका काम हो गया? हाँ दीदी, मेरा काम हो ही गया, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? ओहो, आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो ना, मुझे दिखाओ भी ठीक हो जाएगा। चंदा फटाफट से हल्दी और सरसों का तेल अपनी नंद के लगाती है। दोनों का ऐसा प्यार देखकर दोनों अमीर नंद भाभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और तभी वो कहती हैं, लगता है दीदी मैंने ये आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूँ जैसे मेरी सहेली अपनी नंद के साथ रहती है वैसे ही मैं आपके साथ प्यार से रहूं। और मेरी आंखें खोलने के लिए चंदा और पूर्वी दीदी आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने तुझे जितना भी गरीब बोला उसके लिए भी मुझे माफ कर दे चंदा। मुझे भी भाभी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत कुछ कहा था। रही बात मेरी, तो मैंने तुझे अपना दोस्त माना है, इसलिए फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो ये अच्छा हुआ, तुम दोनों नंद भाभी अब बहुत खुश हो। इस तरह अमीर नंद भाभी भी गरीब नंद भाभी की तरह अब प्यार से रहती हैं और शिवा की भी नौकरी लग जाती है, जिसके बाद उनके घर का खर्चा चल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये क्या हो गया? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए रोहन? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी साक्षी की सास उर्मिला
साक्षी को मारने लगती है। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा। तू मेरे बेटे के जीवन में मनहूसियत बनकर आई है। तभी उर्मिला के 3 बेटे रमेश, सुरेश, महेश और बेटी रिया उर्मिला को पकड़ लेते हैं। माँ, ये क्या कह रहे हो आप? इसमें साक्षी भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये एक हादसा था जो हो गया। इस मनहूस अनाथ साक्षी की वजह से ही मेरा बेटा मरा है। साक्षी, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, मैं तुझसे तेरा चैन छीन लूंगी। तभी उर्मिला के बच्चे उर्मिला को कमरे में लेकर चले जाते हैं। 1 महीने पहले की बात है। रोहन अपनी माँ उर्मिला, 3 छोटे भाई रमेश, सुरेश, महेश और बहन रिया के साथ सारंगपुर गांव में रहता है। रोहन उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है और उसके 3 छोटे भाई गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। रोहन को अपनी कंपनी में काम करने वाली एक साक्षी नाम की गोरी खूबसूरत लड़की से प्यार हो चुका था। साक्षी एक अनाथ थी। तभी उर्मिला अपने बेटे की जिद मानकर रोहन की शादी साक्षी से करवा देती है। शादी के दूसरे दिन, साक्षी बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। रिया बेटी, जा अपनी भाभी की मदद कर। रिया साक्षी के साथ रसोई में चली जाती है। थोड़े समय बाद साक्षी सबको चाय नाश्ता देती है और रोज की तरह रोहन और उसके भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन अचानक उर्मिला को बुखार आ जाता है जो उतर ही नहीं रहा था। रोहन, शहर में एक जड़ी बूटी मिलती है जिसे पीसकर पीने के बाद तुरंत बुखार उतर जाता है। आप शहर जाकर वो जड़ी बूटी ले आइए। वो पीते ही माँ जी का बुखार उतर जाएगा। नहीं रोहन, तू शहर नहीं जाएगा। पर माँ जी, बहू तू चुप रह। तुझे पता है, बहुत साल पहले मेरे पति शहर गए थे। तभी एक सड़क दुर्घटना में वो स्वर्गवासी हो गए। तब से आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी शहर नहीं जाने दिया। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा शहर। 3 दिन बाद उर्मिला का बुखार उतर ही नहीं रहा था। तभी रोहन किसी को बिना बताए शहर में जड़ी बूटी लाने चला जाता है। तभी रोहन के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं और उर्मिला को लग रहा था कि रोहन को शहर साक्षी ने भेजा था। 3 दिन बाद साक्षी सफेद साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है। सुन विधवा, आज से तू इस घर में अकेली सारे काम करेगी और हमेशा इस सफेद साड़ी में रहेगी और इस घर से एक कदम भी तू बाहर नहीं निकालेगी। रिया, घर के स्टोर रूम में इस मनहूस विधवा साक्षी का सामान रख दे। आज से ये घर के स्टोर रूम में रहेगी। पर माँ, जितना कहा है उतना सुन रिया। तेरी जिंदगी को मैंने नर्क न बना दिया ना साक्षी, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। साक्षी सारा दिन घर के काम करने लगी और बाकी सब आराम करने लगे। रात के 1 बजे साक्षी ठंड में थकी हारी स्टोर रूम में आकर फर्श पर चादर बिछाकर लेट जाती है। वहां उसे काफी मच्छर काट रहे थे। कितना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, ऊपर से ये मच्छर सोने नहीं दे रहे। साक्षी पूरी रात सो नहीं पाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। साक्षी सवेरे के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक घर के काम करने लगी। तभी कुछ महीने बाद ही उर्मिला अपने 3 बेटे रमेश, सुरेश, महेश की शादी 3 काली सांवली लड़कियों कोमल, पायल और अनीता के साथ एक साथ करवा देती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे उर्मिला अपनी 3 बहुओं को विधवा साक्षी की सारी दास्तां सुना देती है। इस विधवा साक्षी का साया भी तुम तीनों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस घर के सारे काम साक्षी बहू करेगी और खबरदार जो तुम तीनों में से किसी ने इसकी मदद की तो। हम क्यों करें मदद अपनी विधवा जेठानी की? चलो, अब हमें इस घर में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। दोपहर का समय, सब खाने की टेबल पर बैठकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे और बेचारी विधवा साक्षी रोज की तरह नीचे फर्श पर बैठकर बासी रोटी से सूखी दाल खा रही थी। हम यहाँ इतने अच्छे पकवान खा रहे हैं और वहां बेचारी जेठानी जी जमीन पर बैठकर बासी दाल रोटी खा रही हैं। भरी जवानी में बेचारी ये कैसी जिंदगी बिता रही है। कोमल, पायल, अनीता तीनों साक्षी को देखे जा रहे थे। बहुओं, इस विधवा साक्षी की अब यही जिंदगी है, तुम अपना खाना खाओ। तीनों खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों साक्षी को सारा दिन काम करता देख दुखी हो जाते हैं।
रात का समय। साक्षी स्टोर रूम में फटी रजाई ओढ़े ठंड में मच्छरों के बीच कांप रही थी। जेठानी जी को भरी जवानी में ये कैसा दर्द भरा जीवन बिताना पड़ रहा है। हाँ जेठानी जी, क्या विधवा होने पर ऐसी दर्द भरी जिंदगी बितानी पड़ती है? जेठानी जी भी हमारी तरह जवान है, क्या इनका मन नहीं करता होगा खुश रहने का, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का? जेठानी जी कितनी खूबसूरत है, इनकी तो कहीं भी शादी हो सकती है, हमें जेठानी जी की मदद करनी चाहिए। कैसे करेंगे मदद? माँ जी तो हमारी एक नहीं सुनेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अनीता दोनों को कुछ कहती है। थोड़े समय बाद तीनों एक नया ब्लैंकेट और एक गुड नाइट मच्छर अगरबत्ती लाकर साक्षी के स्टोर रूम में रख देते हैं और साक्षी को वो ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी चैन भरी नींद सो पाती है। अगले दिन उर्मिला अपने कमरे में थी और साक्षी घर की सफाई कर रही थी। तभी उसकी तीनों देवरानियां वहां आती हैं और फटाफट घर की सफाई करने लगती हैं। उर्मिला को इस बात का पता ही नहीं चला। दोपहर का समय। उर्मिला किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। उस समय साक्षी रसोई में थी। तभी तीनों वहां आते हैं। जेठानी जी हटिए, हम फटाफट खाना बना देते हैं। तीनों मिलकर कुछ ही समय में खाना बना देते हैं। तुम तीनों ये सब क्यों कर रही हो? अगर माँ जी ने देख लिया तो वो मेरी वजह से तुम पर गुस्सा हो जाएंगी। जेठानी जी, हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। हम आपकी देवरानियां हैं, हमारा कर्तव्य है आपकी सहायता करना। तीनों को साक्षी की हालत देखकर उस पर दया आ रही थी और वो उर्मिला से छुपकर साक्षी की मदद करने लगे। उसे चोरी से अच्छे पकवान खिलाने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में, रमेश, आखिर कब तक जेठानी जी इस विधवा के अवतार में इस घर में जुल्म सहती रहेंगी? हमें जेठानी जी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है। कोमल, माँ कभी नहीं मानेगी। हम मनाएंगे ना सुरेश माँ जी को। तीनों मिलकर अपने पतियों को मनाती हैं। अगले दिन सवेरे सब मिलकर उर्मिला को साक्षी की दूसरी शादी की बात कहते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम सब? साक्षी बहू एक विधवा है और विधवा की दूसरी शादी नहीं करवाई जाती। अब इसे अपना सारा जीवन इन सफेद कपड़ों में और ऐसे ही अकेले रहकर बिताना होगा। माँ जी, जेठानी जी के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आपको पता है ऐसी जिंदगी बिताने में जेठानी जी को कितनी तकलीफ होती है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक विधवा का ऐसा ही जीवन होता है, उसे ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी बितानी पड़ती है। माँ, तो फिर आपको भी साक्षी भाभी की तरह जिंदगी बितानी चाहिए। आप भी तो विधवा है ना, आपके भी पति नहीं है, तो जो नियम साक्षी भाभी पर लागू होते हैं वो आप पर भी होने चाहिए। चुप करिया। माँ जी, जेठानी जी जवान हैं, हमें इनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। माँ जी, आप खुद को एक बार जेठानी जी की जगह रख कर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इनका जीवन कितना तकलीफों से भरा है। ठीक है माँ, जब आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही है ना, तो अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अगर शादी के बाद पति के मरते ही ससुराल वाले विधवा बहू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो नहीं करनी है मुझे शादी। मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। कहीं सच में तो मैं साक्षी बहू के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रही। अगले दिन सवेरे उर्मिला एक रंगीन साड़ी लाकर साक्षी के हाथ में थमा देती है। माँ जी, ये क्या है? साक्षी बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दुख भरे जीवन को समझ ही नहीं पाई। पर कल जब सबने मुझे बताया तब मुझे एहसास हुआ मेरी वजह से मेरी बेटी रिया शादी करने को डर रही है। मेरे रोहन की मौत तो एक हादसा थी और मैं उसका जिम्मेदार तुझे मानने लगी। साक्षी बहू, अब तू अपनी जवानी इस विधवा के अवतार में नहीं जिएगी। ये ले बहू, रंगीन साड़ी पहन ले। अब मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी ताकि तू भी अपने जीवन में खुश रह सके। उसके बाद उर्मिला और उसकी तीनों काली बहू मिलकर कुछ ही दिनों में साक्षी की शादी एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के दीपक के साथ करवा देते हैं, जिसके बाद साक्षी अपने विधवा के अवतार को छोड़कर दीपक के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी। इसी तरह एक विधवा जेठानी की शादी उसकी काली 3 देवरानियों ने करवाई और उसका उजड़ता हुआ जीवन खुशियों में बदल दिया।